नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में 15 गांवों और 2 सड़कों का नाम बदला गया है। नाम बदलने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्थानीय संस्कृति और जन भावनाओं के अनुरूप यह फैसला किया गया। एक तरफ जहां बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार के फैसले की आलोचना की जा रही है। जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है। ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। दरअसल कंफ्यूज है, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि एक वर्ग विशेष से प्रेम किया जाए या नफरत। क्योंकि एक तरफ तो ईद के मौके पर सौगातें मोदी बांटा जा रहा है लगभग 35 लाख मुसलमानों को, और दूसरी तरफ उन्हीं को टारगेट करते हुए पूरे प्रदेश में जगह जगह नाम बदल दिए हैं। लगभग 15 से 20 जगह के नाम बदले गए हैं। ऐसे में आम जनमानस के अच्छे दिन आए हो ना आए हो, प्रदेश में विकास हुआ हो ना हुआ हो, महिलाओं को सुरक्षा मिली हो ना मिली हो, बेरोजगारों को रोजगार मिला हो ना मिला हो, महंगाई कम हुई हो ना हुई हो, लेकिन एक बात धड़ल्ले से हुई है भाजपा की सरकारों में, दूसरों के नामकरण को बदलने की कोशिश। अपना कोई मील का पत्थर इन्होंने रखा नहीं जिसका ये स्वयं कोई नामकरण कर सके, इसलिए दूसरों के दिए हुए नामों को बदलने की एक अच्छी कोशिश इनकी ये दिखाई पड़ती है। धामी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विश्वास डाबर ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को उत्तराखंड के लिए बेहद सार्थक बताया है और कहा कि उत्तराखंड में विकास तेज गति के साथ हो रहा है। प्रदेश सरकार ने अभी तक अपने कार्यकाल में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा सरकार पर जो कर्ज का बोझ है उसे भी कम करने का काम किया जा रहा है। देखिए, हिमालय राज्यों में खासतौर पर इस क्षेत्र के जो हैं उनमें जो हमारी ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। और एक सबसे अच्छी जो बात है, किसी भी राज्य की जो आर्थिकी की जो स्थिति है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर पा रहा है। अगर राज्य जो सारा पैसा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है, तनख्वाहों में चला जाता है, ब्याज में चला जाता है। अब पहली बार ऐसा है कि हम जो हमारे ऋण हैं जो उसकी जो किस्त जानी है असल की वो भी जा रही है और ब्याज भी बिल्कुल ठीक टाइम पे जा रही है। हमने एक बार भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया कहीं। बाकी राज्यों की क्या हालत है, वो बार बार समय मांग रहे हैं कि जी हम ब्याज ही नहीं दे पा रहे। हम तो ब्याज के साथ असल भी दे रहे हैं और उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके वो भी बढ़ा रहे हैं आगे। जो अपने ढांचागत जो हमारे जो है उनको भी बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ हम बढ़ा। फिर उसके अलावा हमने सरकारी नौकरियां भी 20,000 दी, बिल्कुल पारदर्शी दी, कोई हल्ला नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं हुई किसी को। प्राइवेट में इतनी ज़्यादा नौकरियां जनरेट हुई हैं कि हमारे तो लोगों को जॉब मिल ही रहा है, बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेटर है कि जो प्रबंधन है सरकार का, आर्थिक प्रबंधन है या दूसरा प्रबंधन है, वो सब ठीक है। और उसी कारण से जो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें हम प्रथम स्थान पर आए हैं। अब कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, पर कांग्रेस जो सुबह शाम चिल्लाती रहती है वो कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देखें। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर ऊखीमठ में भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल पहुंची। इस दौरान भू कानून और यूसीसी कानून पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने स्वयं सहायता समूहों को कुल 38,55,000 रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए।
में सरकार के 3 साल सेवा सुशासन और विकास के 3 साल बेमिसाल बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और हमारी खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी जी और तमाम अधिकारियों के माध्यम से यहाँ पर स्थानीय जनता ने बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बहुत सारी बहनों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें 38 लाख के लगभग बहनों को सब्सिडी के चेक दिए गए हैं, जिन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न कार्य किए थे। और यहाँ पर कुछ हमने बहनों को किट भी बांटे हैं जो बाल विकास विभाग से थे और बहुत उत्साह के साथ यहाँ सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी लोग बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस विकास यात्रा में संपूर्ण उत्तराखंड की जनता के साथ साथ मेरी विधानसभा केदारनाथ की जनता भी बहुत लाभान्वित हुई है, जिसका उनको बहुत उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन को लेकर दिए बयान पर सफाई दी है और कहा कि उनके बयान को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा उठाया। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो बातें हैं कि आईएएस एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, यह भी एक अफवाह है। नहीं है, मेरे सांसद ने किसी अधिकारी को लेकर नहीं बोला है। किस एंगल से कौन कहां उठा रहा मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए कोई बात नहीं की है, मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ। बाकी इसकी स्पष्टीकरण लेना हो तो आप बेंच से ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारी के लिए बोला कि नहीं बोला, सत्य है कि नहीं बोला? सर आप लेंगे उनसे? नहीं लिया, नहीं बोला ना, मैं दावे से कर रहा हूँ किसी अधिकारी ने नहीं बोला। किसके लिए बोला, किस बात पे बोला, इसका उत्तर वही देंगे। बीते दिन कुट्टू के आटे के सेवन से 350 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे, जिनको दून और कोरोनेशन अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया है और माल भी जब्त कर लिया है। ये देखिए, जो एलिज्ड कंटेमिनेशन से जो बकवीट के कंजम्पशन से कुछ केसेस सामने आए थे, तो उसमें ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर त्वरित प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसमें पुलिस की तरफ से एक्शन एक्सपीडिएट किया गया है। जो हमारा कंटेमिनेटेड स्टॉक था उसको सीज भी किया गया है और जो रिटेलर्स और वेयर हाउसेस थे उनको सील कर दिया गया है। सेकेंडली, जहाँ तक हमारे ट्रीटमेंट केसेस का प्रश्न है, वहाँ पर अभी जो इन्फ्लक्स था, जो सर्ज था, वो कल हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा था, लेकिन बाय आफ्टरनून इट गॉट स्टेबल और उसके बाद फिर हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया था और पेशेंट्स डिस्चार्ज होने शुरू हो गए थे। सो जो अभी मॉर्निंग का अपडेट है वो आप सबसे शेयर कर लिया गया है और उसमें नाउ पेशेंट्स आर बीइंग डिस्चार्ज्ड एट अ सेटिस्फैक्ट्री रेट और फॉर्चुनेटली कोई भी क्रिटिकलिटी प्रकाश में नहीं आई है। प्रातः विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली अस्पतालों से, खासकर जो हमारा सरकारी 2 अस्पताल हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते हैं जो वहाँ पीड़ित से पहुँचे हैं, जिनको वोमिटिंग, दर्द, पेट में दर्द है। इस आधार पर जब पुलिस ने समस्त लोगों से जानकारी प्रारंभ की तो पता चला कि इनके द्वारा व्रत के दौरान कुट्टू के आटे का सेवन किया गया था और जिनके द्वारा घर में सेवन किया गया उनकी तबीयत इस तरह से खराब हुई है। इसको देखते हुए पुलिस ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और इसमें जो इन्फॉर्मेशन पहले मिली, जो हमारे पीड़ित जो एडमिट थे, उनसे जहाँ जाकर पता चला कि उनके द्वारा किस दुकान से आटे खरीदे गए, इसका सेवन किया गया, उसके आधार पर तत्काल टीमें बनाई गई, जिससे कि आगे भी
भी इस तरह का आटे का प्रयोग ना हो, ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट ना हो। और इसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन की टीमों ने 30 दुकानों को तत्काल ही ऐसे चिन्हित करके उसको सील किया, और जो वहाँ इस तरह का कुट्टू का आटा था संभावित जो गलत सप्लाई हुआ था, इसको देखते हुए कि आगे उसका कोई और सेवन न कर पाए, उसको जब्त कर लिया गया था। समस्त पूछताछ के आधार पर यह पता चला कि विकास नगर में एक ट्रेडर है जो यहाँ पर डीलर के रूप में काम करते हैं कुट्टू का आटे का, और जो सहारनपुर के माध्यम से वहाँ से मंगाते हैं। इस समस्त सूचना के आधार पर टीम सहारनपुर में पहुंची और वहाँ पर जो मेन गोदाम था, वहाँ का जो डीलर था जिनके माध्यम से सप्लाई किया गया था, समस्त माल को वहाँ पर जब्त किया गया। और इसमें टोटल 3 लोग की गिरफ्तारी हुई। जो 2 लोग जो है जो सहारनपुर के डीलर थे, जिनके द्वारा गलत तरीके से इस चीज़ को सप्लाई किया गया था, उनके द्वारा जो इसमें त्रुटि की गई हो, जो स्टोरेज में त्रुटि की गई, या जो आटे की जो पिसाई जब होती है तो उसके दौरान जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ना रखे गए। साथ ही साथ उनके समस्त जो भी इस तरह के सैंपल भर लिए गए हैं, और जो इस तरह का दूषित आटा था उसको सील करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई खाद्य विभाग के साथ की जा रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दून अस्पताल पहुंचकर कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चिकित्सकों की मदद से लोगों की जान बची, लेकिन यह गंभीर बात है कि प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर मिलावटखोरी चल रही है। सरकार को इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बड़ी चिंता की बात है। 30 मार्च को और 31 मार्च को पूरे देहरादून जनपद में और देहरादून जनपद के अलावा हरिद्वार जनपद के लक्सर में बड़े पैमाने पर कुट्टू का आटा, जो व्रती लोग होते हैं, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाते हैं। कुट्टू के आटे से बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए। और देहरादून में ही, जैसा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, कि दून अस्पताल में 135 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और 72 लोगों को एडमिट किया गया, और उनका इलाज, यहाँ पर काफी लोगों का इलाज होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं। काफी लोग पहले दिन ही फर्स्ट एड के बाद चले गए थे, मेडिसिन लेने के बाद चले गए थे। और जो लोग एडमिट हुए थे उनमें से करीब 10-12 पेशेंट अभी दून अस्पताल में हैं, और कोरोनेशन में भी कुछ अस्पताल है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ये बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से लोग बीमार पड़े हैं, ये चिंता का विषय इसलिए है कि मिलावटखोरी जो खाद्य सामग्री में हमारे राज्य में हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर अगर मिलावटखोरी हो रही है कि 350 लोग अकेले देहरादून जनपद में, और पूरे अगर हरिद्वार के मिलाकर के हम देखेंगे तो 500 से ऊपर ये गिनती जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर अगर अडल्ट्रेटेड फूड, यहाँ पर मिलावट वाला खाद्य सामग्री अगर यहाँ पर लोग उपभोग कर रहे हैं, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। वो तो यहाँ डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत करके, जैसा मुझे मरीजों ने भी बताया कि डॉक्टर्स ने, इतनी भीड़ यहाँ पर आ गई अचानक, इतने सारे बीमार यहाँ पर आ गए, लेकिन जिस तरह से यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा करी और इलाज किया, तो लोगों की जान बच गई। लेकिन ये बड़ी खतरे की घंटी है, और राज्य की सरकार को, हमारे फूड डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा सजग होना चाहिए, और मिलावटखोर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए गए हैं, और इसे लेकर हाल ही में विभाग ने 1926 नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वन अग्नि की घटना या जानवर की तस्करी से संबंधित सूचना रिपोर्ट कर सकता है। इस पर जानकारी देते हुए अपर प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर भी लोगों के साथ बैठक की गई है। एक हमारी अब इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन शुरू हुई है 1926 कल, बल्कि उसके लिए एक हम लोगों ने प्रेस में भी दिया था कि 1926 है, उसमें वन विभाग से संबंधित कोई भी सूचना जो है वो दे सकते हैं, चाहे वो वनाग्नि से संबंधित हो, चाहे मानव वन्यजीव संघर्ष से संबंधित हो, या अन्य कोई गतिविधि से संबंधित हो। और वो हमारा जो कंट्रोल रूम है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर वो 24/7 जो है ऑपरेशनल है। तो किसी भी प्रकार की कोई वन विभाग का इशू है तो उस पे नंबर पे दिया जा सकता है। देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक को संभालने की जिम्मेदारी अब युवा अधिकारी लोकजीत सिंह को दी गई है।
लोकजीत सिंह ने ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालते ही ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। वहीं हमारे संवाददाता यशराज आनंद से बात करते हुए उन्होंने देहरादून को जाम मुक्त करना अपनी प्राथमिकता बताया। देखिए। देहरादून में ट्रैफिक की समस्या गहराती जा रही है, वहीं लगातार पुलिस के द्वारा भी ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नवनियुक्त ट्रैफिक एसपी लोकजीत सिंह। आइए बात करते हैं सर। सबसे पहले बात कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी दारोमदार दी गई है जो देहरादून ट्रैफिक को लेकर है। पिछले बार भी यदि देखा जाए तो देहरादून ट्रैफिक काफी ज्यादा यहाँ पर घना ट्रैफिक हो गया, इसको किस रूप में आप देखते हैं और क्या आपकी कार्यप्रणाली आगे रहेगी? देखिए, ट्रैफिक की समस्या पूरे विश्व में लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको मैनेज करना एक चुनौती है। लेकिन चुनौती को हम अच्छे से उसको डील करेंगे और कुछ ऐसा प्लान करेंगे ताकि ये समस्या विकराल रूप ना ले और ये सामान्य प्रबंधन चलता रहे। इसके तहत हमने 3 तरह का अप्रोच रखा है कि ट्रिपल ई जिसको हम कहते हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट। तो जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं वो संबंधित विभाग से समन्वय करते हैं, स्टडी करते हुए हम लोगों उनको बताएंगे कि भाई ये हम यहाँ पे चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हैं। तो उस पर सभी विभाग काफ़ी पॉजिटिव हैं, कुछ बातें भी हुई हैं। तो जल्दी से कुछ ऐसे प्लान बनेगा कि जहाँ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हो रहा है उसको सही कराएंगे। फिर इंजीनियरिंग यानी कि ये इसके बाद एजुकेशन, इसका मतलब अवेयरनेस, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, तो वो लगातार प्रयास चलता रहता है। थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एनफोर्समेंट है, उसको अगर जो लोग वायलेशन करते हैं उसमें एनफोर्समेंट पे भी हमारी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। सर, ट्रैफिक की जो समस्या है उसमें एक बहुत बड़ा वजह रहता है यहाँ पर रेडी ठेली का खड़ा होना, जो सड़क पर खड़े होते हैं। क्या प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसका? हाँ, लेकिन रेडी ठेली वगैरह का जो मेन काम नगर निगम और प्रशासन देखते हैं, उसकी वजह से अगर यातायात बाधित होता है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो इसमें जो नो वेंडिंग जोन जहाँ पर है उसको नो वेंडिंग जोन को खाली रखना और वहाँ रेडी ठेली नहीं लगने देना, ये हमारा काम है। तो उसको हम लगातार कार्रवाई करते हुए काम करेंगे। एलिवेटेड रोड भी बन रहा है, वहीं दिल्ली देहरादून सड़क मार्ग भी बन रहा है जो मात्र 3 घंटे का रह जाएगा, दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लग रहा है कितना और ट्रैफिक व्यवस्था हो जाएगी? शनिवार रविवार की भी बात करें तो मसूरी जाने वालों की संख्या की तादाद काफी ज्यादा रहती है। किस प्रकार से आप उसको देखते हैं? हाँ, देखिए, एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लोगों को आवागमन बहुत इजी हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हमें सिटी को भी यहाँ तैयार करना होगा, वैकल्पिक रूट हमें निकाल के रखने होंगे, डाइवर्जन प्लान हमें बनाने पड़ेंगे और अन्य विभाग जो इससे संबंधित है उनको आगे के लिए सोच के प्लान करना होगा कि इस तरह से इस ट्रैफिक को हम मैनेज कर सकते हैं। जनता से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को क्या आप कहना चाहते हैं? किस प्रकार से वो ट्रैफिक का पालन करे और चालान के विषय में थोड़ी सी आप बता दें। हाँ, देखिए, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। हर किसी को पार्किंग सेंस होना चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी नहीं अच्छा सिटीजन बनने का प्रयास करना चाहिए। तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। चालान किस पर कितनी चालान है सर, थोड़ी सी उसकी जानकारी आप? हाँ, देखिए, चालान तो बहुत तरह के चालान है। ट्रिपल राइडिंग पे चालान है, नो हेलमेट, और सबसे ज्यादा हमारा फोकस इस समय ओवर स्पीडिंग और जो शराब पी के जो वाहन चलाते हैं इनके ऊपर हम बहुत ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें हम किसी तरह की उनको कोताही नहीं बरत रहे। तो हमारे साथ थे लोकजीत सिंह। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रैफिक जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब जो ट्रैफिक होता है, जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काम किया जा रहा है, ये अपने आप में सराहनीय है और भविष्य में भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और काम किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है ताकि लोग ट्रैफिक सेंस को समझें और सही तरीके से गाड़ी चलाएं, सही जगह गाड़ी को पार्क करें। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या प्रदेश में अवैध रूप से खनन हो रहा है। वहीं अब इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश में खनन नियम के तहत ही हो रहा है और इसलिए राजस्व भी बढ़ा। अगर नियम के तहत नहीं होता तो राजस्व घट जाता। वहीं महेंद्र भट्ट के बयान पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी टिप्पणी की और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि राजस्व बढ़ा है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति और जनहानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सदन के अंदर किसी विषय विशेष के लिए कोई विषय अगर आता है तथ्यों के आधार पर वो सदन में देंगे, सरकार को देंगे, लेकिन कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि हमने को राजस्व कम हुआ है। राजस्व कम तब होता है चोरी बढ़ती है।
जब चोरी रोकी गई तो राजस्व सरकार का बढ़ा 300 करोड़ से 1000 करोड़ चला गया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राजस्व इसमें खनन में राजस्व वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजस्व वृद्धि अगर हुई है तो इसका मायने है कि चोरी डकैती 2 नंबर काम बंद हुआ है। कोई प्रत्यक्ष कोई विषय होगा, हो सकता है कोई सांसद जी का विषय हो जिसको माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। इसको तो कोई नकार नहीं सकता है, ये बात सही है। मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि उन्होंने राजस्व बढ़ाया है, उसके लिए तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं है, कहाँ उसमें शक है। लेकिन पर्यावरणीय क्षति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जन हानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। नहीं देखो आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका सवाल बहुत गंभीर है और मैं सोच रहा हूं कि कितना नियम कायदों से चलूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का।